तो इन सारे पॉइंट्स में हमें प्रोनाउन मिलेगा। अब आ जाइए प्रोनाउन के नाम पे चलते, PRONOUN। आप ध्यान से देखें तो प्रोनाउन शब्द को अगर हम अलग अलग थोड़ा सा करें तो प्रो प्लस नाउन निकल के आता है, अर्थात कहीं ना कहीं यहां पर जब इसके नाम में नाउन छिपा हुआ है तो प्रोनाउन का अस्तित्व, प्रोनाउन का जो कनेक्शन है वो किसी ना किसी तरीके से नाउन के साथ होगा ही होगा, क्योंकि इसके नाम में नाउन है। इसीलिए इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो बनती है कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। यानी प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी भी सेंटेंस में नाउन का प्लेस लेता है, किसी भी सेंटेंस में नाउन का प्लेस लेता है। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी सेंटेंस में नाउन का प्लेस लेता। क्लियर हुआ? तो हमें यहां पे समझ में क्या आया, प्रोनाउन क्या है, नाउन से बना हुआ ये शब्द प्रोनाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन की जगह पर आता है। आप ये आसान भाषा में समझ लीजिए, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन की जगह पर आता है। नाउन की जगह पर आता है का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, बहुत ही आसान सा सेंटेंस, राहुल इज अ गुड बॉय। राहुल एक अच्छा लड़का है, और इसी लाइन को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए राहुल के बारे में कुछ कहना चाहूं तो राहुल इज अ गुड बॉय, और फिर मैं लिखूंगा ही वर्क्स हार्ड। मतलब मैं दोबारा राहुल नहीं लिखूंगा, मैं राहुल की जगह पे लिखूंगा क्या, ही। राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है। ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है। यानी ये ही जो है ये आपके इस राहुल का क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि भैया यहां पर सही कहा जा रहा था डेफिनेशन में कि प्रोनाउन जो है वो नाउन को हटा के उसकी जगह पर आता है। प्रोनाउन जो है वो नाउन को हटा के उसकी जगह पर आता है। प्रोनाउन नाउन को हटाकर उसकी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, हम उसी को प्रोनाउन कहते हैं। यानी नाउन की जगह पर यूज होने वाला शब्द को प्रोनाउन कहा जाता। क्लियर हुआ? कुछ एग्जांपल्स यहां पर लिखे हुए हैं, जैसे हम एग्जांपल से समझेंगे। अच्छा, ऐसा किया क्यों जाता है, एक सवाल पूछ सकते हैं आप कि हम नाउन ही लिख दें, क्या दिक्कत हो जाएगा, हमें जरूरत क्यों थी, जब हम नाउन की जगह पर प्रोनाउन लिख रहे हैं तो नाउन की जगह ही क्यों बनानी, नाउन ही रहने देते, क्या दिक्कत हो जाती। तो उसका जवाब ये है कि भैया नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने, इट इज यूज्ड टू अवॉइड रिपीटिंग द नाउन ओवर एंड ओवर अगेन। यानी नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए कि बार बार राहुल 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 राहुल, नेहा 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 नेहा, पूजा 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 पूजा, पंकज 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 ना आए, इसलिए उसकी जगह पे प्रोनाउन लगाते चले जाओ। तो नाउन की रिपीटिशन को खत्म करने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सेंटेंस हमारा थोड़ा सुंदर लगने लगे, मेकिंग द सेंटेंस इजियर एंड रीड एंड अंडरस्टैंड, ताकि वो पढ़ने में आसान हो, बढ़िया हो, सुंदर हो, ठीक लगे। अब सोचो अगर बार बार बोला जाता कि राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल वर्क्स हार्ड, राहुल गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राहुल ओबेज हिज पेरेंट्स, राहुल गोज टू स्कूल ऑन टाइम, राहुल कंप्लीट्स हिज वर्क ऑन टाइम, राहुल नेवर कंप्लेन्स एनीथिंग। सो आप देखो इतने सारे सेंटेंसेस बोले और हर सेंटेंस में राहुल 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 बोल के हमने पूरे सेंटेंस की बैंड बजा के रख दी, बच गई ना बैंड। तो इसलिए बार बार नहीं बोलते, हम नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, आपने देखा कि आपके नाउन चैप्टर आपने पढ़ा, नाउन में आपने देखा कि कुछ नाउन पुरुष हैं तो कुछ नाउन महिला है, कुछ नाउन लिविंग है तो कुछ नाउन नॉन लिविंग है, कुछ नाउन सिंगुलर है तो कुछ नाउन प्लूरल है, कुछ नाउन सब्जेक्टिव है तो कुछ नाउन ऑब्जेक्टिव है, तो कुछ नाउन पजेसिव है तो कुछ नाउन कुछ है, कुछ नाउन कुछ है। मतलब यहां पे ओवरऑल कई प्रकार से नाउन हमारे हैं। तो इसीलिए पूरे प्रोनाउन चैप्टर में इतने प्रोनाउन डाल दिए गए जो हर प्रकार के नाउन्स के लिए आते जाएं, सबके अलग अलग प्रोनाउन होते चले गए दोस्तों। ठीक है, कुछ एग्जांपल पहले इस वाली डेफिनेशन का समझ लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रोनाउंस किन के लिए यूज हुआ। जैसे ही इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, तो ये ही किसी इंसान के नाम की जगह ही भी तो आया है। जैसे कोई ना कोई यहाँ पे हो सकता है नाम लिखा रहा हो कि राहुल इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, तो राहुल हटा के हमने ही इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन डाल दिया, प्रोनाउन है दोस्तों। शी इज गोइंग टू द स्टोर, वो स्टोर जा रही है, ये शी प्रोनाउन है, किसी लड़की के नाम की जगह आया है। वन शुड ऑलवेज वियर अ हेलमेट व्हेन राइडिंग अ बाइक, बाइक चलाते समय हमें एक हेलमेट पहनना चाहिए। आई एम गोइंग टू द मूवीज टुनाइट, मैं आज की रात मूवी जा रहा हूं देखने। वी आर प्लानिंग अ ट्रिप टू द बीच नेक्स्ट मंथ, यहाँ पे वी आपका है सब्जेक्ट। फिर यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे में यू हमारा सब्जेक्ट है। दे आर माय न्यू नेबर्स, वे हमारे नए पड़ोसी हैं, यहाँ पे दे हमारा प्रोनाउन है। यानी ये सारे प्रोनाउंस किसी ना किसी नाउन के ही तो जगह पर आए हैं, तो हम इनको प्रोनाउन कह देंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं आपको। ये तो हमने अभी एक इंट्रो देखा, आपको प्रोनाउन में पढ़ना क्या है। कुल मिला के ये 9 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं। ठीक, पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, इंडेफिनिट, इंटरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक और रिलेटिव। ये कुल 9 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं, और ये 9 प्रोनाउंस के यूजेस आपको जानने हैं कि जो इसमें प्रोनाउन है उनके क्या रूल्स हैं, जो इसमें है उनके क्या रूल्स हैं। हर एक प्रोनाउन के रूल्स हैं, वही जानने बस हो गया। वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है, बहुत हेल्प हो जाती है जब आप नरेट। आपने देखा कि आपके नाउन चैप्टर आपने पढ़ा, नाउन में आपने देखा कि कुछ नाउन पुरुष हैं तो कुछ नाउन महिला है, कुछ नाउन लिविंग है तो कुछ नाउन नॉन लिविंग है, कुछ नाउन सिंगुलर है तो कुछ नाउन प्लूरल है, कुछ नाउन सब्जेक्टिव है तो कुछ नाउन ऑब्जेक्टिव है, तो कुछ नाउन पजेसिव है तो कुछ नाउन कुछ है, कुछ नाउन कुछ है। मतलब यहां पे ओवरऑल कई प्रकार से नाउन हमारे हैं। तो इसीलिए पूरे प्रोनाउन चैप्टर में इतने प्रोनाउन डाल दिए गए जो हर प्रकार के नाउन्स के लिए आते जाएं, सबके अलग अलग प्रोनाउन होते चले गए दोस्तों। ठीक है, कुछ एग्जांपल पहले इस वाली डेफिनेशन का समझ लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रोनाउंस किन के लिए यूज हुआ। जैसे ही इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, तो ये ही किसी इंसान के नाम की जगह ही भी तो आया है। जैसे कोई ना कोई यहाँ पे हो सकता है नाम लिखा रहा हो कि राहुल इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, तो यू हमारा सब्जेक्ट है, के प्रोनाउंस होते हैं। ठीक, पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, इंडेफिनिट, इंटरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक और रिलेटिव। ये कुल 9 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं, और ये 9 प्रोनाउंस के यूजेस आपको जानने हैं कि जो इसमें प्रोनाउन है उनके क्या रूल्स हैं, जो इसमें। कि इसका नाम पर्सनल ही क्यों रखा गया, क्यों कहते हैं इसको पर्सनल, आप सोच के देखो। पर्सनल शब्द हम किसके लिए बोलते हैं? जैसे आप घर में अगर आपके कोई मेहमान आ जाते हैं तो आप अपनी टॉवेल नहीं देते, क्यों? क्योंकि वो टॉवेल आपकी पर्सनल है।
आपका किसी ने कहा भैया एक रुमाल दे दो, आप रुमाल नहीं देते, क्यों? क्योंकि वो आपका पर्सनल है। आप अपना ब्रश करने का अपना ब्रश नहीं देते हो, क्यों? क्योंकि वो ब्रश आपका पर्सनल है। अपने सॉक्स नहीं देते हो, अपने इनर वियर्स नहीं देते हो, क्योंकि वो आपका पर्सनल है। लेकिन हैंड वॉश दे देते हो, हैंड वॉश दे देते हो, साबुन वगैरह भी लोग पर्सनल रखते हैं, कुछ लोग दे भी देते हैं। तो कहने का मतलब पर्सनल शब्द का मतलब है जो आपके जिनके लिए है उन्हीं का है, सब लोग उसमें शेयर नहीं कर सकते। इसीलिए पर्सनल प्रोनाउन में जो प्रोनाउंस हैं ये अपने टाइप के नाउन्स के लिए फिक्स्ड है, हर कोई हर नाउन आके इसमें शेयर नहीं कर सकता। तो इसकी एक टेबल है जो आपके सामने लिखी है, आई मी माई 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 सेल्फ, वी अस आर योर्स, वी अस आर आर सेल्फ, यू यू योर योरसेल्फ और योरसेल्फ दोनों होता है इसमें। फिर है ही हिम हिज हिमसेल्फ, शी हर हर्स हरसेल्फ, दे देम देयर देयर्स देमसेल्व्स, इट इट्स और यहाँ पे इटसेल्फ, वन वंस यहाँ पे वनसेल्फ। यानी ये हमारे क्या दोस्तों, ये हमारे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। आसान है टेबल, कोई ऐसा कठिन कार्य नहीं है। इसमें इस वाले प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव कहते हैं, यहां तक की लिस्ट में इस वाले प्रोनाउन की लिस्ट को एडजेक्टिव कहते हैं, और बाकी हमारे सब प्रोनाउन होते हैं। ये प्योर प्रोनाउन है, ये प्योर प्रोनाउन है, ये प्योर प्रोनाउन है, ये तीनों प्योर प्रोनाउन है। ये वाला एडजेक्टिव है, देखो लिखा भी है, सब जाऊंगा भी सब कुछ कैसे क्या ये यूज होता है। तो हमारी पर्सनल प्रोनाउन की ये टेबल रटी होनी चाहिए एकदम मुजवानी। आई मी माई माइन वी अस आर आर यू योर सी हिम हिज शी हर हर्स इट इट्स दे देम देयर देयर्स वन वंस। इसी तरीके से रटा होना चाहिए कंप्लीट टेबल, बिकॉज इस टेबल से कॉन्सेप्ट्स जो बनते हैं वो ना केवल एरर डिटेक्शन इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस बट ऑल्सो कहां पे पता है, नरेशन एंड वॉइस, वहां पर भी जरूरत पड़ेगी। तो आई वांट दिस टेबल फ्रॉम यू गाइस टू बी लर्न। कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा सर आज रहने दीजिए कल याद कर लेंगे, समझ लेना 24 घंटे हैं, अगली क्लास होने से पहले ये टेबल आपकी जुबान पे होना चाहिए। सो हमारी ये टेबल है, हम इनके यूजेस को समझें। सबसे पहले जैसे आई लिखा हुआ है, आई का मतलब क्या होता है, कौन नहीं जानता? आई मतलब हमारी ये टेबल है, हम इनके यूजेस को समझें। दे देम देयर देयर्स देमसेल्व्स, इट इट्स और यहाँ पे इटसेल्फ, वन वंस यहाँ पे वनसेल्फ। यानी ये हमारे क्या दोस्तों, ये हमारे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। आसान है टेबल, कोई ऐसा कठिन कार्य नहीं है। इसमें इस वाले प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव कहते हैं, यहां तक की लिस्ट में इस वाले प्रोनाउन की लिस्ट को एडजेक्टिव कहते हैं, और बाकी हमारे सब प्रोनाउन होते हैं। ये प्योर प्रोनाउन है, ये प्योर प्रोनाउन है, ये प्योर प्रोनाउन है, ये तीनों प्योर प्रोनाउन है। ये वाला एडजेक्टिव है, देखो लिखा भी है, सब जाऊंगा भी सब कुछ कैसे क्या ये यूज होता है। तो हमारी पर्सनल प्रोनाउन की ये टेबल रटी होनी चाहिए एकदम मुजवानी। आई मी माई माइन वी अस आर आर यू योर सी हिम हिज शी हर हर्स इट इट्स दे देम देयर देयर्स वन वंस। इसी तरीके से रटा होना चाहिए कंप्लीट टेबल, बिकॉज इस टेबल से कॉन्सेप्ट्स जो बनते हैं वो ना केवल एरर डिटेक्शन इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस बट ऑल्सो कहां पे पता है, नरेशन एंड वॉइस, वहां पर भी जरूरत पड़ेगी। तो आई वांट दिस टेबल फ्रॉम यू गाइस टू बी लर्न। कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा सर आज रहने दीजिए कल याद कर लेंगे, समझ गए? तो मैं होता है आई मतलब, वी मतलब हम होगा, यू मतलब तुम और आप दोनों ही है, दे मतलब होता है वे। ये चारों आपके क्या होते हैं दोस्तों, प्लूरल होते हैं, लिखा भी है यहाँ पे देखो, प्लूरल प्लूरल प्लूरल। चार यहाँ पे आपके प्लूरल हैं और ये चार आपके यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक। जो सिंगुलर है वो सिंगुलर वाली हेल्पिंग ऑब्जेक्ट इन द सन, यहाँ पे यू यूज किया गया। दे आर माई नेबर्स एंड दे आर वेरी फ्रेंडली, यहाँ पे हमने दे का यूज किया। तो आप ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पे ये शब्द यूज, अभी तो प्रोनाउन शुरू भी नहीं किए हैं, अभी प्रोनाउन का इंट्रो चल रहा है कि ही क्या है, शी क्या है, इट क्या है, इन सभी की केवल हम एक आपको बस बता रहे हैं मीनिंग, अभी केवल इंट्रो चल रहा है, अभी तो प्रोनाउन शुरू भी नहीं हुआ, शुरू इसके बाद से हो। इसलिए इट, बस ये जान लीजिए कि आई के साथ वॉज भी आता है और आई के साथ हैव भी लगा है। तो ये वाले केस में प्लूरल है, ये सिंगुलर है। याद रखना आसान है कि आई वॉज है और आई हैव है, ये जानने की बजाय कि आखिर ऐसा क्यों, इसका कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको क्यों जानना है। यहाँ पे बच्चा केवल ये ध्यान रखे आई वॉज और आई हैव, ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, ठीक है। अब यहाँ पे बारी आती है कि हमारा ये इट का यूज कहां कहां पे होता है। तो देखो जानवरों के लिए इट लगा दो, निर्जीव वस्तुओं के लगा दो, देश के लिए लगा दो, इन्फेंट के लिए लगा दो, सब्जेक्ट के लिए लगा दो। इन्फेंट का मतलब नाउन में आपको सिखाया था मैंने, न्यूटर जेंडर। इन्फेंट है, बेबी है, इन्फेंट हो गया, बेबी हो गया, चाइल्ड हो गया, ऑफ स्प्रिंग्स हो गया। ऑफ स्प्रिंग्स मतलब भी होता है नया बच्चा, नया बच्चा, ठीक है। तो इन शब्दों के साथ, इन सभी के साथ आपको इट का यूज करना होता, ठीक है। क्लियर हुआ? इन सभी के साथ क्या यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं, ठीक। जैसे इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया मेरा देश है। इट इज बिकमिंग अ सुपर पावर, तो ये कौन सी चीज है जो सुपर पावर बन रही है, इंडिया। तो इसका मतलब ये जो है आपके इस नाउन का प्रोनाउन है, यानी देश के लिए हम इट यूज करेंगे। आई नीड टू फिक्स माई बाइक, एक निर्जीव वस्तु। इट हैज बीन मेकिंग अ स्ट्रेंज नॉइज, तो ये इट किसके लिए है, बाइक के लिए। इनका जो प्रोनाउन होता है जेंडर नहीं क्लियर होता तो हम इन नाम से बुलाते हैं, और इन नाम से बुलाए जाने पर हम उन बच्चे को प्रोनाउन में इट पकड़ाते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। चलिए आ जाइए। और बाकी जब आप कभी सेंटेंस में यूज करें जिसमें यूज करने पर आप कुछ उसके बारे में हल्का सा जेंडर का डेफिनेशन दे दें, हल्का सा जेंडर उसका क्लियर कर दें, तो फिर वहां पर फिर वो जेंडर वाइज बढ़ जाएगा, न्यूट्रल से हट जाएगा। लेकिन अगर आपने जेंडर को नहीं बताया है तो उस कंडीशन में वो हमेशा इट ही प्रोनाउन लेगा, इसमें केवल प्रोनाउन की एरर आती है बस। चलो यहां तक हो गया। द बेबी इज क्राइंग, लेट अस सी इफ वी कैन काम इट डाउन। किसको काम डाउन करना है, बेबी को काम डाउन करना है, इसलिए यहां पे इट आया क्योंकि रोता हुआ बच्चा छोटा ही होगा दोस्तों, ठीक है। आई कैन नॉट फाइंड, टेम्परेचर बताना है, दूरी बतानी है, नेचुरल
ही देते हैं, जैसे इट इज रेनिंग ही कहते हैं। कुछ जगह पर एरर कैसी होगी, दिस इज रेनिंग, आपको दिस नहीं लिखना, आपको इट इज रेनिंग लिखना है। इट इज अ ब्यूटीफुल डे, पर बताएं सभी लोग, थोड़ा डाउट। प्रॉब्लम उस घड़े में ज्यादा है जिसमें थोड़ा पानी है, या तो पानी भर के रखो या तो पानी यार नुकसान कर रहे हो खामखा क्लास का। ऑफिस नहीं, बल्कि हर किसी के लिए कहनी है, जिसमें मेल भी आएगा, फीमेल भी आएगा, सिंगुलर भी आएगा, प्लूरल भी आएगा, सब कुछ भी आएगा, जितना है सारी चीजें आएंगी। उस केस में हम वन लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें हमारे देश का सम्मान करना चाहिए। अब आप एक ये बात बताइए कि ये लाइन में, क्या ये लाइन केवल पुरुषों के लिए है? नहीं। क्या ये लाइन केवल महिलाओं के लिए है? नहीं, ये दोनों के लिए है, ये हर किसी के लिए है, ये इंसान के सिवा जानवरों पे भी लागू कर दी है। हमें हमारे देश का सम्मान करना चाहिए। यानी इस सेंटेंस को जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको सब्जेक्ट के रूप में वन यूज करना पड़ेगा। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्या इस सेंटेंस में ये लाइन केवल पुरुषों पे लागू होती है? क्या इस सेंटेंस में ये लाइन केवल महिलाओं पे लागू होती है? नहीं, बल्कि ये दोनों पे लागू होती है। ऐसे केस में हम वन का यूज करते हैं जब कभी भी कोई ऐसी बात कही जाए जो दोनों के लिए हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कहा, इफ वन वांट्स टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, यदि कोई नई भाषा सीखना चाहता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस एवरी डे, महत्वपूर्ण यह है कि वो रोज प्रैक्टिस करे। तो यदि इफ वन वांट्स टू लर्न अ न्यू थिंग्स में वन क्यों लिखा उसने? ताकि चाहे महिला हो या पुरुष हो, ये दोनों के लिए ही तो है। वन वांट्स टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, यानी कोई भी नई लैंग्वेज सीखना चाहता है। यानी यहां पर वन का मतलब जो सेंस आ रहा है वो आ रहा है एनी वन के सेंस में, मतलब मीनिंग ये निकल के आ रही कि यदि कोई भी नई भाषा सीखना चाहता है, वो महिला और पुरुष दोनों ही होते हैं, वो दोनों ही होते हैं, इसलिए हम यहां पे वन यूज करेंगे। इफ वन इज फीलिंग टायर्ड, यदि कोई भी थका हुआ महसूस कर रहा है, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट एनफ स्लीप एंड रेस्ट। आप ध्यान से देखो, यहां पर भी ए वन का मतलब क्या निकल के आया? कोई भी हो सकता है, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों के केस में हम यहां पे इसका यूज करेंगे। बिल्कुल वैसे ही वन शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड, तो ये वन भी महिला पुरुष दोनों के लिए है। इफ वन वर्क्स हार्ड, ये वन भी महिला पुरुष दोनों के लिए। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से जो आपका वन यूज होता है, ये वन हर जगह पर एक के सेंस में नहीं आता कि जैसे आपने कहा वन बॉय मतलब एक लड़का, वन क्लास एक क्लास, वन स्टूडेंट एक स्टूडेंट, वन कैमरा एक कैमरा, तो वो आपका वन एडजेक्टिव होता है। यहां पर ये प्रोनाउन है दोस्तों। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? थोड़ा कुछ और भी चीजें आपको बताते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो ये वन है प्रोनाउन है, तो ये वन हमारा प्रोनाउन में सिंगुलर होता है और इसी का प्लूरल होता है वंस, प्यारे बच्चों, राइट? जैसे जब आप प्लूरल नाउन की बात करेंगे तो उसकी जगह पे वंस का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्पल्स, बहुत अलग अलग प्रकार के एप्पल्स हैं। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एप्पल्स लिखा हुआ है जो कि प्लूरल है, तो आगे बट द रेड वंस कहा गया। यहाँ पे वंस क्यों कहा गया? क्योंकि आपका नाउन जिसके लिए आप वो यूज कर रहे हैं, रेड वंस आर द स्वीटेस्ट। कौन सा रेड वंस? क्योंकि आप रेड एप्पल्स तो बोल नहीं सकते, है ना, ये तो कह नहीं सकते, बट द रेड एप्पल्स, नाउन रिपीट कर नहीं सकते। रूल कहता है कि नाउन रिपीट करने के लिए आए तो वहां पे प्रोनाउन लगाइए, तो यहां पे हम नाउन तो बोलेंगे नहीं, बट द रेड वंस मतलब रेड एप्पल्स, तो एप्पल्स हटा के एप्पल्स प्लूरल है इसलिए प्लूरल वाला वंस लिखा गया। अगर यहां पर सिंगुलर एप्पल होता तो यहां पर रेड वन लिखा जाता। ठीक है, ये फर्क याद रखिए। तो इस तरीके से प्लूरल वाला वंस हो जाता है और सिंगुलर में वन होता है। दैट्स इट। ठीक है, आई नीड टू बाय न्यू टॉवल्स, मुझे नई टॉवल्स खरीदने की जरूरत है, फॉर माय बाथरूम एंड आई थिंक द ब्लू वंस। यहाँ पे वंस क्यों लिखा उसने? क्योंकि आपने टॉवल्स लिखा हुआ है। अगर ये टॉवल होता तो यहाँ पे न्यू वन लिखा होता, टॉवल्स है इसलिए न्यू ही प्रोनाउन आपको लगाना है। ठीक है, ये पार्ट है, ये वाला वंस इस वाले वन का प्लूरल फॉर्म है, ये वाला सिंगुलर फॉर्म है, ये तुम्हारा एडजेक्टिव है, दोनों अलग अलग है। ये वंस और ये वंस दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। ये वंस एडजेक्टिव है, वंस ब्रदर अभी सिखाऊंगा, आगे पजेसिव एडजेक्टिव आने वाला है, वहां पे बताऊंगा कि वो वंस अलग है। अभी आपको मैं केवल सब्जेक्टिव केस ही सिखा रहा हूं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इन्हीं पे लेके चल रहा हूं मैं, अभी आपको पजेशन तक लेके ही नहीं गया, अभी कराऊंगा। ठीक है, अब बारी आती है मेरे बच्चे, आपको मैंने टेबल अभी दी, आपके टेबल में हमें यहां पर अब एक एक करके उस टेबल को सीखना है। जैसे देखो, टेबल में सबसे पहले लिखा हुआ था सब्जेक्टिव, दिखा देता हूं आपको। देखो ये टेबल है आपकी, इस टेबल में क्या क्या है समझो। इस टेबल में सब्जेक्टिव प्रोनाउन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 8 सब्जेक्टिव, 8 ऑब्जेक्टिव, 6 आपके पोजीशन फर्स्ट, पोजीशन सेकंड सॉरी, और 8 आपके पोजीशन फर्स्ट भी हैं। तो यहां तक आपके हैं टोटल 8 8 8, और ये वाले में 6 है और वो तो है ही है। ठीक है, वो तो 9 हो गए, यू के 2 हो गए। अब इसमें आपने देखा कि आपके कुछ सब्जेक्टिव हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं और कुछ पजेसिव हैं, कुछ रिफ्लेक्सिव हैं। ये प्रोनाउन के नाम है। ये टोटल 3 पर्सन में बटे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये पर्सन रटे होने चाहिए, दिमाग दौड़ाइए। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन वाले आ रहे हैं? आई और वी वाले जितने भी हैं वो सब हमारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं।
सेकंड पर्सन में यू वाली लिस्ट के जितने भी हैं और बाकी जितना बच गया वो सब थर्ड पर्सन में आते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी, मैं और हम, ये फर्स्ट पर्सन है। आपकी जिंदगी का पहला इंसान कौन सा है? आई और वी। मैं सबसे पहला। आप अपनी जिंदगी में सबसे पहले किससे मिले? खुद से। कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में सबसे पहले किससे मिलता है? खुद से, है कि नहीं दोस्तों? तो आई और वी ये हमारा आपका फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन उसके बाद कौन है? तुम, जो सामने होगा, जो सामने होगा तुम, आप, कोई भी हो सकता है जो सामने है। और थर्ड पर्सन में इनके अलावा ही, शी, इट, वन और दे, ये हमारे सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर किसी सेंटेंस में आई से सब्जेक्ट बनाना है तो आपने बना लिया कि आई एम डूइंग माई वर्क। आपने वी से बनाना है तो आपने कहा वी आर गोइंग टू दिल्ली। लेकिन आपने यू से बनाया तो आपने कहा यू आर सो क्लेवर। लेकिन भाई साहब अगर मान लो आपको एक आई और आपको यू, इन दोनों से सेंटेंस बनाना है तो वो कैसे करेंगे? आई एंड यू लिखेंगे या यू एंड आई लिखेंगे? यही मामला मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि ये तो हमारे फर्स्ट पर्सन में है, ये अकेला हमारा सेकंड है और बाकी के 5 हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। अगला जो हमारा पार्ट है वो यही है कि आपके जो पर्सन वाले प्रोनाउंस हैं, जब कभी भी आप सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउंस लिख रहे हैं और सिंगुलर वाले चुनते हैं, फर्स्ट पर्सन से आए। अब आप ये नहीं कहना कि सर आए तो प्लूरल बताया आपने, अरे यहां पे समझने के लिए डाल दो, नहीं तो फिर ऐसे तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर है ही नहीं। यू तो होता ही प्लूरल है, यू तो वैसे भी हमेशा ही प्लूरल 100%, लेकिन फिर भी हम यू को सिंगुलर वाले क्यों? क्योंकि ऐसे समझने के सेंस की आई का मतलब होता है मैं, मतलब मैं तो अकेला ही हूं। यू मतलब होता है तुम तो अकेले ही हो, है ना? तो ऐसे समझने के सेंस में। सो बच्चा, अगर कभी भी ऐसा हो कि आपके सेंटेंस में पर्सन अलग अलग पर्सन के सब्जेक्ट्स लग जाए और सब सिंगुलर है, तो उस कंडीशन में सिंगुलर होने पर अगर आपने सेंटेंस में अच्छी बात कही है, गुड सेंस कहा है, गुड सेंस है सेंटेंस का, तो उसमें उनका सीक्वेंस होगा 2 3 1। यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन वाले को लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन वाले को लिखेंगे और उसके बाद फर्स्ट पर्सन वाले को लिखेंगे। और अगर नेगेटिव सेंस आता है, बैड सेंस, तो सीक्वेंस होगा 1 2 3, सीधा सीधा 1 2 3। क्लियर हुआ? जैसे एग्जांपल से समझो, लिखा हुआ है यू, ही एंड आई आर गोइंग टू द स्टोर टू बाय सम ग्रोसरीज। अब इस सेंटेंस में आप बताओ कि ये तीनों मिलके ग्रोसरीज खरीदने स्टोर जा रहे हैं, तो क्या इस सेंटेंस में कहीं से भी कुछ भी गलत बात नजर आ रही है? नहीं। इसका मतलब हमारा जब कोई नेगेटिव बात नहीं है तो ये गुड सेंस हुआ और सीक्वेंस चाहिए 2 3 1 2 3 1। आपको पता होना चाहिए यू हमारा सेकंड पर्सन है, ही हमारा थर्ड है और आई हमारा फर्स्ट है। यानी ऑलरेडी ये 2 3 1 के सीक्वेंस में लिखा है, तो ये सेंटेंस करेक्ट था। समझ में आया कैसे पहचानते हैं? ऐसे ही दूसरा, शी एंड आई आर टैलेंटेड म्यूजिशियंस। म्यूजिशियंस हैं, कोई बुरी बात तो है नहीं, सीक्वेंस यही 2 3 1 चाहिए। तो आप देखो, शी आपका थर्ड पर्सन है और आई आपका फर्स्ट पर्सन है। 3 1 सीक्वेंस यही चाहिए। अब 2 नहीं है तो 2 हटा दो, फिर क्या सीक्वेंस बचा? 3 1 3 और 1। अगर ये लिखा होता आई एंड शी तो ये गलत होता, शी एंड आई लिखा है तो ये सही है। ऐसे यहां आ जाओ, प्लानिंग ए ट्रिप एंड शी वांट्स टू जॉइन अस, तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। सब्जेक्ट में है ही थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, अच्छी बात है। तो 3 पहले फिर 1 चाहिए, ऑलरेडी 3 और 1 लगा हुआ है। यू एंड ही नीड टू कोऑर्डिनेट योर एफर्ट्स टू अचीव सक्सेस। यहां पर यू हमारा सेकंड पर्सन है, ही हमारा थर्ड पर्सन है, सीक्वेंस चाहिए था 2 3 1, यानी 2 पहले फिर 3 और ऑलरेडी 2 पहले फिर 3 है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। यानी हमारी ये चारों सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंस में है, गुड सेंस में है, कुछ भी इसमें बुरी बात नहीं कही गई है। तो गुड सेंस है, 2 3 1 का सीक्वेंस लगा देंगे। इतना समझ में आ गया सभी को? आ गया होगा। दूसरे पे आ जाइए, बैड सेंस में देख लें। आई, यू एंड ही डू नॉट लव टू रीड, पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। अब जो पढ़ना पसंद नहीं करेगा तो ये गलत बात हुआ ना, बात गलत हुआ तो सीक्वेंस जाएगा बैड सेंस के दरबार में और ऑर्डर आएगा 1 2 3। ये आई 1 है, यू 2 है और ये 3 है, ऑलरेडी बिल्कुल सही ऑर्डर में लगा हुआ था। दूसरा है आई एंड ही आर प्लानिंग फॉर बैंक रॉबरी, बैंक लूटने जा रहे हैं। कौन सा बढ़िया धर्मात्मा वाला काम करने जा रहे हैं? नहीं ना, यानी नेगेटिव बात हो गई, बुरी बात हो गई। 1 2 3 चाहिए, तो आई है 1 और ही है 3। 2 गायब है, कोई बात नहीं, सीक्वेंस तो यही होगा। 2 गायब है तो क्या ऑर्डर बचा? 1 और 3, 1 3 है। Why were you and he fighting? दोनों लड़ रहे हैं, तो कोई कौन सा पुण्य का काम कर रहे हैं? लड़ रहे हैं आपस में, यानी कि यहां पर भी नेगेटिव सेंस हुआ। नेगेटिव में 1 2 3 चाहिए, ये है आपका 2 और ये है आपका 3, सही है। अगर सीक्वेंस आगे पीछे कर दो, यू एंड ही की जगह ही एंड यू कर दिया तो गलत है, तो गलत है। तो ये बात ध्यान हमेशा रखें। आपके पास 2 ऑर्डर है, एक है 2 3 1, एक है 1 2 3। 1 2 3 नेगेटिव सेंस है, 2 3 1 पॉजिटिव सेंस है, और इन दोनों केसेस में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर ही होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ सारे बच्चों को? कमेंट में बताएं थोड़ा, सारे बच्चों को इतना क्लियर हुआ, हाँ या ना? यस और नो एवरीबॉडी? इतना क्लियर हुआ सारे बच्चों के साथ रहे हो? एंड से, जब आप एंड से कनेक्ट कर रहे हो तो आपका ये और ये मिलके 2 हो गया, विच इज प्लूरल, इसलिए वर्ब आपको हमेशा प्लूरल लिखनी है। इस केस में वर्ब आपको हमेशा प्लूरल ही लिखनी है, कभी गलती से भी सिंगुलर मत लिखिएगा दोस्तों, ठीक है? हमेशा वर्ब प्लूरल ही लिखनी है। आपने एंड से 2 प्रोनाउन जोड़े या 3 प्रोनाउन जोड़े, तो इसमें एंड से कुछ भी जुड़ेगा हमेशा वर्ब प्लूरल आएगा, चाहे नाउन जोड़ो चाहे प्रोनाउन जोड़ो, एंड से जोड़ो तो प्लूरल आएगा। अब ये मत कहना है मास्टर जी आपने तो पिछली बार कुछ और पढ़ाया था, नाउन में क्या पढ़ाया था? द प्रिंसिपल एंड टीचर। अरे भाई, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है, मिक्स नहीं कर देना। मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूं कि एंड से जुड़ने का मतलब क्या? जैसे आपने कहा रोहन एंड सोहन, तो इसका मतलब 2 लड़के हुए ना। अब वो केस आप डेजिग्नेशन में लेके चले जाओ तो वो आर्टिकल की कहानी है, आर्टिकल की वजह से अलग खेल खेला उसने, है कि नहीं दोस्तों? बाकी नॉर्मल केस में इस चीज को हमेशा ध्यान रखें, ठीक है ना? ओके, वेरी नाइस। अनप्लीजेंट और बैड सेंस दोनों सेम होता है बेटा। शुभदीप, अनप्लीजेंट और बैड सेंस दोनों सेम होगा सिंगुलर के केस में, ठीक है ना? चलिए बढ़िया।
अब इसके बाद आगे आते हैं, सही और गलत इतना तो पहचान है ही है भाई। चलो अब आती है बात प्लूरल के केस में। अगर आपका प्रोनाउन प्लूरल है, वो तो सिंगुलर वाला बताया, प्लूरल है, जैसे फर्स्ट पर्सन से प्लूरल वी, सेकंड पर्सन में तो केवल यू है, तो यू तो दोनों में चला जाएगा, और थर्ड पर्सन में आपका दे। अगर आपने इनसे बनाया सेंटेंस तो भाई साहब चाहे सेंस आपका गुड हो चाहे सेंस आपका बैड हो, दोनों ही कंडीशन में केवल एक ही सीक्वेंस होगा, दैट विल बी 1 2 3। प्लूरल के केस में सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होता। प्लूरल के केस में हम कभी भी नहीं देखते सेंटेंस का सेंस, हमें केवल 1 2 3 ऑर्डर ही प्लेस करना होता है। एग्जांपल से समझो, वी यू एंड दे शुड नॉट फाइट अगेन। अब सोचो यहां पे फाइट नहीं करने की बात कह रहा है, 1 2 3 का सीक्वेंस है, 1 2 3। दूसरे में देखो, यू वी एंड दे आर प्लानिंग टू गो ऑन अ रोड ट्रिप दिस समर, पॉजिटिव बात है, 1 2 3 है। यू कैन ऑलवेज कॉल मी इफ यू नीड हेल्प विद योर होमवर्क, दूसरा हो गया, यू वी एंड यू हैड अ ग्रेट टाइम लास्ट नाइट। यहां पे भी देखो 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो आपके प्लूरल के केस में केवल 1 2 3, नेगेटिव सेंस में 1 2 3, पॉजिटिव सिंगुलर सेंस में 2 3 1। बस कुल मिला के यहाँ पे 3 कहानी बनती है। कौन सा बहुत बड़ा तीर यहाँ पे, कुछ नहीं है, नॉर्मल सा गेम है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे आते हैं, प्लूरल के केस में केवल 1 2 3 है, ऑलरेडी आपने जैसे नेगेटिव वाला केस किया वैसे यहाँ पे हो गया, ठीक है। सब्जेक्टिव केस का हमने ऑर्डर सीखा। अब बारी आती है कि सब्जेक्टिव केस हम यूज कहां पे करते हैं। आपको पता है कि सब्जेक्टिव केस मतलब सब्जेक्ट, आई वी यू दे ही शी इट वन, कुल 8 होते हैं। इन आठों के केस में क्या करना है, आई वी यू दे ही शी इट वन सब्जेक्टिव केस है, सेंटेंस का सब्जेक्ट बन के लगेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी सब्जेक्ट बनाते हो, ध्यान से सुनना, सब्जेक्टिव केस कहां पे लगता है, यूज ऑफ, वो तो ऑर्डर ऑफ सब्जेक्टिव केस था, यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस, अरे वही वाले यार, आई वी यू दे ही शी इट वन, इनका यूज कहां पे करते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। हमारे इन सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस का यूज कहां पे करते हैं, पहला पॉइंट है सब्जेक्ट बना के ये तो बहुत आसान सा है, सब्जेक्ट की जगह कहां पे होती है, सेंटेंस में वर्ब से पहले। आपने कहा ही इज अ ग्रेट मैन, वह एक महान आदमी है। आप एक बात ध्यान से देखो, हमने इस वर्ड को सब्जेक्ट बनाया कैसे, क्योंकि ये वर्ब जो है वो इसके लिए आ रही है, इसके साथ आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आ रही है। आपकी वर्ब जिसके अकॉर्डिंग आती है, आपकी वर्ब जिसके अकॉर्डिंग सिंगुलर और प्लूरल बन जाती है, हम सेंटेंस में उसी को तो सब्जेक्ट कहते हैं। तो पहला पॉइंट है कि आपको वर्ब से पहले जो आप शब्द लिखते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ये पहला पॉइंट है, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, वर्ब से पहले आपने कहा ही इज अ ग्रेट मैन, तो एक महान आदमी है, कौन है, आप सवाल पूछिएगा कौन है, तो आप कहोगे जवाब में ही, अर्थात ही हमारा सब्जेक्ट है, तो हम यहां पे ही लिखेंगे। हम यहां पे ये नहीं कह सकते कि हिम इज अ ग्रेट मैन, तो हिम गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब जिसके अनुसार सिंगुलर या प्लूरल बनती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो आप यहां पर ये जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि सब्जेक्टिव केस आफ्टर वर्ब टू बी, इसमें ध्यान से पढ़ें। आप जब कभी भी वर्ब टू बी के बाद आप प्रोनाउन लिखते हैं तो वो सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। व्हेन द वर्ब टू बी इज यूज्ड एज द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, तो इसके बाद आपको क्या लगाना है, सब्जेक्टिव केस लगाना है। कैसे, वर्ब टू बी में क्या क्या आते हैं, वर्ब टू बी में आते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीइंग, इन पांचों को कहते हैं वर्ब टू बी। आप अगर इनके बाद प्रोनाउन लिख रहे हैं तो सब्जेक्टिव आएगा, और क्यों आएगा वो समझ लीजिए। आपने कहा द विनर इज शी, लॉजिक समझो, द विनर इज अ शी, आपने एक सब्जेक्ट विनर लिखा, आपने इज लिखा, फिर आपने शी लिखा। इसको शी क्यों कहा गया इंस्टेड ऑफ, अगर आप यहां हर लिखोगे तो गलत होगा, शी है सही है। क्यों शी कहा गया, क्योंकि शी ही तो है विनर। लिखने का तरीका थोड़ा पलट गया बस। आपने कहा इट वॉज वी हु मेड द मिस्टेक, हु मेड द मिस्टेक, जिसने गलती करी, तो गलती किसने करी, मेड द मिस्टेक, किसने गलती करी, हमने करी ना। इसका मतलब इस वाली वर्ब के लिए ये शब्द यूज हुआ है, तो वर्ब के लिए लिखोगे तो सब्जेक्टिव तो होगा। ऐसे ही द कैप्टन ऑफ द टीम इज ही, यानी कि ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम। तो इसीलिए कहते हैं कि जब कभी भी आप इज, एम, आर, वॉज, वर, भाई इसके पहले आप कोई एक और सब्जेक्ट लिखे होंगे, जैसे यहां पर द विनर है, यहां पे इट है, यहां पे द कैप्टन है, तो कोई ना कोई सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वॉज, वर लिख रहे हैं आप, और फिर इसके बाद आपने मेन वर्ब नहीं लिखा, सीधा प्रोनाउन लिख दिया। इसके बाद मेन वर्ब नहीं लिखा आपने, सीधा प्रोनाउन लिख दिया, क्योंकि आप जानती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर हमारी मेन वर्ब की तरह भी काम कर रही है। जैसे ये एग्जांपल्स हैं, ही इज अ डॉक्टर और ही इज प्लेइंग, इन दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। ही इज अ डॉक्टर और दूसरे में ही इज प्लेइंग, ठीक है ना, ये दो सेंटेंसेस हैं। यहां पे इसके बाद एक नाउन लिखा गया है, यहां पे इसके बाद आपने मेन वर्ब लिखी। तो मैं इसमें जिस चीज की बात कर रहा हूं वो ये वाली नहीं है, बल्कि इस वाले की है कि आपने ही इज लिखा। अगर आप डॉक्टर ना लिखकर यहां पे कोई प्रोनाउन लिख रहे हैं तो बेटा ये प्रोनाउन आपको सब्जेक्टिव होगा, जैसे यहां पे लिखे गए। क्लियर हुआ, तो यही चीज यहां पर है। तो इस केस में इस प्रोनाउन को सब्जेक्टिव बनाइएगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, और इसके अलावा बी भी होता है, BEING भी होता है और बीन भी होता है। इन सब के बाद इन सभी को बी फॉर्म कहते हैं और इनके बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। इट ओवर कहां से होता है बाबू, इट वॉज होता है, वर कहां लगा दोगे, ठीक है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें। फिर थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, फिर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्टिव तो खत्म,
कि हमें सब्जेक्टिव केस में एक तो ऑर्डर सेट करना होता है, एक वर्ब टू बी के बाद लगाना होता है, दो हो गया, और एक और होता है कंपैरिजन वाला जो हम ऑब्जेक्टिव खत्म करने के बाद सिखाएंगे। तो सुनो, हम ऑब्जेक्टिव केस कहां पे लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। हम ऑब्जेक्टिव कहां कहां पे लिखते हैं? सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत बार पढ़ाया है। अर्थात मेन वर्ब के बाद जो शब्द आप लिख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट होता है ना। मेन वर्ब से पहले जो लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब से बाद जो लिख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पे वही है कि जो आप ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रोनाउन लिखेंगे वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। यही तो है, ये ट्रांजिटिव वर्ब ही तो है जिसके साथ ऑब्जेक्ट लग रहा है। दूसरा क्या है, देखो कॉल्ड के बाद मी लिखा गया, आई नहीं लिखा। दे कॉल्ड आई नहीं होता, दे कॉल्ड मी होता। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब के बाद लिख रहे हो तो ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, आई लेंट के बाद आपने हर लिखा है, ही हैंडेड के बाद देम लिखा हुआ है, देखिए ना, एवरीवन वेंट टू द पार्टी। और आप दूसरा क्या है इसके अलावा? प्रेपोजिशन। मेरे प्यारे बच्चे आगे पढ़ाऊंगा भी इस पर। प्रेपोजिशन के बाद आप अगर प्रोनाउन लिखोगे तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखोगे। बिटवीन हिम होता है, ही नहीं होता है ना। ऑफ हर होता है, ऑफ शी नहीं होता। यानी हर प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आती है दोस्तों। तो इसलिए प्रेपोजिशन हो गया यहां पे। फिर है लाइक, बट और एक्सेप्ट, इनके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे एक्सेप्ट के बाद हर है, एक्सेप्ट के बाद हिम है, और ये बिटवीन के बाद यू एंड हिम लिखा गया, ये दोनों हमारे ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि यू हमारा ऑब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, आपने टेबल में देखा होगा। सो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्टिव केस को पूरा अच्छे से सेट करते हैं। अब आता है कंपैरिजन। ये जान लीजिए, बस हो गया, आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। कंपैरिजन का एक रूल है प्यारे बच्चे। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। तुलना समझते हैं, जब दो चीजों के बीच में कंपेयर किया जाए। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, कंपैरिजन हमेशा एक जैसी चीजों में होनी चाहिए, एक जैसी चीजों में ही तुलना करें। जैसे एनिमल की तुलना कर रहे हैं तो आप एनिमल से ही करें, ये नहीं कि एनिमल की तुलना आप इंसान से करते हैं। जैसे आदमी जानवरों की तुलना इंसानों से कर देता है। आदमी क्या कहता है, यार तुम कुत्तों की तरह भौंक रहे हो, इसका मतलब इंसान को कुत्ता बना दिया भाई साहब। लेकिन इंग्लिश ऐसा अलाउ नहीं करता। इंग्लिश कहता है एनिमल को एनिमल से कंपेयर करो, किसी कोई वस्तु है जिसमें जान नहीं है तो उसको थिंग को थिंग से कंपेयर करो, ठीक है ना। पर्सन को पर्सन से करो, इंसान अगर है तो उसको इंसान से कंपेयर करो। और इसी कैटेगरी में अगर सब्जेक्टिव इंसान है तो सब्जेक्टिव से कंपेयर करो, ऑब्जेक्टिव इंसान है तो ऑब्जेक्टिव से कंपेयर करो। मतलब प्रोनाउन की भाषा में सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव से और ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव से कंपेयर करो। ठीक है दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान रखें, सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव से कंपेयर करें। अब एग्जांपल के तौर पे आपने कहा ही इज टॉलर देन आई एम, आप क्या बोलते हो? ही इज टॉलर देन मी, बोलते हो ना? बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ही इज टॉलर देन मी कहते हो, आप कहते हो ना ही इज बेटर देन मी, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलो, ही इज बेटर देन मी कहते हो, आप कहते हो कि नहीं कहते हो? भाई साहब, जब आप कंपैरिजन कर रहे हो यहां पर ही से, तो ये दोनों साइड ही आपका सब्जेक्टिव है, तो आप इधर साइड ऑब्जेक्टिव कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब ये दोनों साइड का ये मी गलत है, आपको लिखना पड़ेगा आई, और यहां पे लिखना पड़ेगा एम, यहां भी आई एम। ही इज बेटर देन आई एम, ही इज टॉलर देन आई एम लिखना। अब आप सोच रहे होगे सर यहां पे एम कहां से आया? भाई यहां पे क्या लिखा है? इज लिखा है ना। तो जिस टेंस में यहां पर होगा उसी टेंस की वर्ब इधर वाले सब्जेक्ट के लिए लगानी। ही के साथ इज तो आई के साथ एम, दे होता तो आर हो जाता, और क्या। ही इज टॉलर देन आई एम यहां पे बनाया। शी सिंग्स, इसको ध्यान से पढ़ो, शी सिंग्स बेटर देन ही डज। इसका क्या मतलब है? शी सिंग्स, वो गाती है बेहतर, किससे? ही से, जो ही गाता है, यानी शी ही से बेहतर गाती है। अब इस सेंटेंस को शी सिंग्स बेटर देन हिम नहीं कर सकते, क्योंकि शी को कंपेयर कर रहे हो तो ही से कंपेयर करोगे। अब जैसे इधर आपने वर्ब पकड़ाई है, क्यों यहां पर एम आया? क्योंकि यहां पे इज लिखा हुआ है। यहां पे डज क्यों आया? क्योंकि यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में शी के साथ एस फॉर्म लगाई। अब मेन वर्ब तो रिपीट होगा नहीं, तो मेन, जैसे देखो नाउन की रिपीटिशन ना हो तो प्रोनाउन लगाते हैं, ठीक है बेटा, वैसे ही मेन वर्ब की रिपीटिशन ना हो तो हम वहां पर डू, डज और डिड लगाते हैं। ये ध्यान रखें, प्रेजेंट में डू और डज और पास्ट में हम डिड का यूज करते। तो वैसे ही यहां पर है शी सिंग्स बेटर देन ही, और ही के बाद इस टेंस की यहां पर आ गया डज, ही के साथ डज आता है ना, इसलिए डज है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस, यहां पे हैव प्रेजेंट इंडेफिनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इधर भी हम लिखेंगे देन वी डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब टू हैव। दे ट्रस्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर दे ट्रस्ट हर मोर, दे, अच्छा इसको अभी समझ लो, दे ट्रस्ट हर, दे उस पर भरोसा करते हैं, मोर देन हिम, इससे कहीं ज्यादा। आपके पास तो तीन प्रोनाउन हो गया, एक, दो और तीन। कंपैरिजन किन दो में हुआ? दे अकेला आदमी है, इन दोनों पे ट्रस्ट करता है, तो जो दो होंगे उन्हीं में तो कंपैरिजन होगा। तो दो कौन है? एक हर है और एक हिम है। जब ये वाला वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव है तो ये भी ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये सेंटेंस यहां पे सही था, क्यों? क्योंकि तीन प्रोनाउन है, चुनिए किन दोनों में कंपैरिजन चल रहा है। इसी प्रकार से ये बाकी के तीन सेंटेंसेस हैं, इनको पढ़िएगा, ऐसे हम करके कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन तक आज रखते हैं, अगली क्लास में हम इसके बाद का पजेसिव एडजेक्टिव, वो वाला जो बच्चे ने वंस पूछा था, उसका पढ़ाएंगे अगली क्लास में, और बाकी का जितना भी है पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आज की क्लास का ये लास्ट कॉन्सेप्ट था, डन होता है, जो कि अगली क्लास में हम लोग पूरा अच्छे से सीखेंगे। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं आज का प्रोनाउन, और आज ही हमने शुरू किया है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है।